Hi everyone, welcome to DTH Decoding the Hindu. We are here to decode the Hindu for all those examinations where you are needed to be updated with current affairs of national and international importance. Today's lecture is going to be very important, so please watch the video till last without skipping. And if you think that my efforts are worth appreciating, then please do like the video, subscribe my channel and share the video with your friends as well. So let's get started. आज है 2 फरवरी. हमें पता है कल पार्लियामेंट में बजट पेश हुआ है फॉर द सेशन 23-24। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज के न्यूज़ एनालिसिस में हम कवर करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आज का न्यूज़ एनालिसिस देखने के बाद आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आएगा। आपको ऐसा फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि जैसे आपको सब कुछ आता है। मतलब आज इतने सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे कि आपको एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस अपने अंदर फील होगा। नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जो मैं कह रही हूँ वो सच है या नहीं है। अपना फीडबैक आप लोग मुझे ज़रूर देंगे। तो हमेशा की तरह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से होगा क्या, हमें ये पता चल जाएगा कि जो भी न्यूज़ एनालिसिस हम डेली कवर करते हैं उसको एग्जाम में किस वे से पूछा जाता है। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आपको पता लगेगा कि आप कॉन्सेप्ट को कितना गेन कर पा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये 2022 में आया था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए सेंट्रल वाटर कमीशन, बी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सी सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी या फिर डी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तो आज के न्यूज़ एनालिसिस में हम ये टॉपिक भी कवर करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप आज की वीडियो के बाद बिल्कुल कॉन्फिडेंटली दे पाएंगे। तो अब एक क्योट देख लेते हैं। क्योट क्या है हमारे पास? इंडियन डेमोक्रेसीज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज दैट वी हैव ऑलवेज पुट नेशन अहेड ऑफ पॉलिटिक्स। किसकी क्योट है ये? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। इसको आपको नोट डाउन करके रख लेना है। एसए, एथिक्स, जीएस पेपर 2 कहीं भी आपको ये हेल्पफुल हो सकती है। न्यूज़ एनालिसिस की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले मैं कहना चाहूँगी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल होने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यूज़ एनालिसिस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट न्यूज़ हमारे पास क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना का 66% शेयर इंक्रीज कर दिया गया है और अब की बार ज़्यादा फोकस टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ पे किया जाएगा। ऐसा बजट में कहा गया है। हमारे अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट देने के लिए ऐसा किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना को 66% एलोकेशन ज़्यादा दी गई है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। और अब हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने एक फंड का अनाउंसमेंट किया है। क्या नाम है उसका? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो कि यूज़ किया जाएगा टीयर 2 और टीयर 3 की सिटीज़ में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये फंड जो है इसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने जो दिया है वो देख लेते हैं। ये जो फंड बनेगा ये बनेगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के शॉर्टफॉल के यूज से। मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर वाले एरियाज कौन कौन से हैं? लाइक एग्रीकल्चर, वहाँ जो शॉर्टफॉल हो रही है उसको यूज करते हुए ये फंड इस्टेब्लिश किया जाएगा। और ये फंड मैनेज करेगा नेशनल हाउसिंग बैंक। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, आपको ध्यान रखना है। इस फंड को मैनेज करेगा नेशनल हाउसिंग बैंक और इसको पब्लिक एजेंसीज के द्वारा यूज़ किया जाएगा सो दैट टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सके। तो इस आर्टिकल में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इस फंड के बारे में जितना है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा दो चीज़ें हैं, एक तो हम प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा हम नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के दो कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट ग्रामीण है, दूसरा अर्बन है। सबसे पहले ग्रामीण वाले को देखते हैं। ग्रामीण वाले को लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि बाय 2022 सभी को हाउसिंग प्रोवाइड करवाई जा सके। जो रूरल हाउसिंग स्कीम थी पुरानी इंदिरा आवास योजना, उसको 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में रिस्ट्रक्चर कर दिया गया, या फिर कह सकते हैं कि उसमें कुछ चेंजेस लाके इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसमें कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एम क्या था कि मार्च 2022 जितने खत्म हो तो ऐसे लोग जो कि होमलेस हैं या फिर कच्चे हाउसेज में रह रहे हैं उन सभी को एक पक्का हाउस प्रोवाइड करवाना जिसके अंदर सारी बेसिक एमिनिटीज अवेलेबल हों। और जो बीपीएल
वाले रूरल पीपल हैं उनको अपने खुद के जो भी हाउसिंग है उनको कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करना, उनके कच्चे हाउसेस को पक्का हाउसेस में कन्वर्ट करना, उसके लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने का काम ये स्कीम करने वाली है। बेनिफिशरीज कौन कौन होंगे इसके? SC STs वाले लोग, फ्री बॉन्डेड लेबरर्स, नॉन SC ST कैटेगरी वाले, विडोज, या फिर जो ऐसे डिफेंस पर्सनल हैं जो कि किसी एक्शन में किल हो गए हैं, एक्स सर्विसमैन, या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के रिटायर्ड मेंबर्स, डिसेबल्ड पर्सन्स और माइनॉरिटीज, ये सभी इसके बेनिफिशरीज हो जाएंगे। सिलेक्शन कैसे किया जाएगा बेनिफिशरीज का? 3 स्टेज वैलिडेशन किया जाएगा। सबसे पहले जो 2011 का सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है उसके द्वारा एक लिस्ट तैयार की जाएगी, फिर वो लिस्ट वेरीफाई की जाएगी ग्राम सभा के द्वारा, और उसके बाद जो वो लिस्ट निकल के आएगी उसको फाइनली वेरीफाई किया जाएगा जियो टैगिंग की हेल्प से। कॉस्ट शेयरिंग इसमें रहेगी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में 60-40 के रेशियो में, तो प्लेन एरियाज में, नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स में 90-10 के रेशियो में। अचीवमेंट की बात करें तो इस स्कीम ने का इनिशियल टारगेट जो था वो इसने कंप्लीट किया है 2.7 करोड़ हाउसेस को बिल्ड करके, और अभी तक ये जो डाटा दिया है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने उसके अकॉर्डिंग 1.8 करोड़ हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए जा चुके हैं। मतलब टारगेट था 2.7 करोड़ हाउसेस का और इसमें से 1.8 करोड़ हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए जा चुके हैं, मतलब 67.72% टारगेट अचीव हो चुका है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की। इसको 2015 में लॉन्च किया गया था सो दैट अर्बन एरियाज में सभी को हाउसिंग प्रोवाइड करवाई जा सके बाय ईयर 2022। आपको ध्यान रखना है इसको किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, और वहाँ जो ग्रामीण वाली है उसको किया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। फीचर्स की बात करें तो वही था कि जो अर्बन पुअर है, जो स्लम ड्वेलर्स हैं, उनको एक पक्का हाउस प्रोवाइड करवाना जिसमें सारी बेसिक एमिनिटीज मिले, उन्हें अवेलेबल हों। ये पूरे के पूरे अर्बन एरिया को कवर कर रहा था ये मिशन। इसमें स्टैट्यूटरी टाउन्स, नोटिफाइड प्लानिंग एरियाज, डेवलपमेंट अथॉरिटीज, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज, या फिर कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो स्टेट के अंडर आती है वो सभी इंक्लूडेड की गई थी। जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर हाउसेस बनाए जाएंगे, मैंने आपको बताया उनमें बेसिक एमिनिटीज जैसे टॉयलेट, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी और किचन, ये सभी प्रोवाइड करवाने की बात की गई थी। इस मिशन से वुमेन एम्पावरमेंट होगा क्योंकि जो ओनरशिप दी जाएगी वो फीमेल मेंबर्स के नाम पे दी जाएगी या फिर जॉइंट नेम पर दी जाएगी। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट हो गया था ये। प्रेफरेंस दी जाएगी इसमें डिफरेंशली एबल्ड पर्सन्स को, सीनियर सिटीजन्स, SC ST OBC, माइनॉरिटी, सिंगल वुमेन, ट्रांसजेंडर, या फिर हमारी सोसाइटी के जो अदर वीकर और वल्नरेबल सेक्शंस हैं उन सभी को। अचीवमेंट्स की बात करें तो इसका टारगेट था 1.2 करोड़ होम को कंस्ट्रक्ट करने का, और जो लेटेस्ट डाटा मिला था हमें अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से, उन्होंने 60 लाख यूनिट्स आज तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे नेशनल हाउसिंग बोर्ड के बारे में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। नेशनल हाउसिंग बोर्ड को 1988 में एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे सेटअप किया गया था अंडर द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। मतलब एक्ट के अंडर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, दैट मीन्स ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाता है। ये एक एपेक्स एजेंसी है, ये प्रिंसिपल एजेंसी है सो दैट ये हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करती है, और जो भी ऐसे अदर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फाइनेंशियली और बाकी जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाने का काम किसका है? NHB का, बोथ एट लोकल एंड रीजनल लेवल। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखने से पहले यहाँ एक हमें ग्राफ दिया गया है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। टैक्स कंपैरिजन किया गया है ब्रिक्स नेशंस में। तो ये कहा गया है कि 2016 तक इंडिया का टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ GDP ब्रिक्स नेशन में सबसे कम था, जो कि था अराउंड 17%। लेकिन 2019 में इंडिया ने चाइना को सरपास कर लिया, थोड़े ही मार्जिन से चाहे, लेकिन इंडिया चाइना को सरपास कर गया, चाइना से इम्प्रूव हो गया। लेकिन अभी भी ये रशिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील की कंपैरिजन में पीछे है काफ़ी, जहाँ ये जो GDP का परसेंटेज है, टैक्स एज ए परसेंटेज ऑफ GDP, वो 23% एक्सीड करता है। आप देख सकते हैं यहाँ इंडिया को
ये ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, ये वाली लाइन, ये चाइना को सरपास तो कर गया है छोटे मार्जिन से, लेकिन अभी भी रशिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील से काफ़ी हम पीछे चल रहे हैं। तो हल्का सा आइडिया आपको होना चाहिए कि ब्रिक्स नेशन में हम केवल चाइना से थोड़े से आगे हुए हैं, लेकिन बाकी नेशन से अभी भी हम पीछे हैं। न्यूज़ आर्टिकल की तरफ आते हैं हम। आर्टिकल में क्या कहा गया है कि बजट में बोला गया है कि मोबाइल फ़ोन और टीवी जो है वो सस्ते हो जाएँगे और टॉयज़, बाइसिकल, ऑटोमोबाइल्स भी डियरर हो जाएँगे, मतलब ईज़िली लोग इनको खरीद पाएँगे। प्लान क्या है कि बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ को कि जितना नंबर है उनका, मतलब नंबर ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी को कम करना। 21 है अभी फ़िलहाल, उनको 13 तक ले आना। 7, 8 कस्टम ड्यूटी कम करने की बात हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कही है। तो इस आर्टिकल में इम्पोर्टेंट क्या है कि एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए और वैल्यू एडिशन को एनहांस करने के लिए कस्टम ड्यूटी को, नंबर ऑफ कस्टम ड्यूटी रिजाइम को कम करने की बात की गई है, सो दैट हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन और टीवी जो है चीपर हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो पाएंगे। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा है, ऐसा जैसा हमें पता है कि एक सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर जो होता है जिसमें कम टैक्स रेट होते हैं, उसकी वजह से कंप्लायंस बर्डन कम हो जाता है और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव हो जाता है, बिजनेसेस को काफ़ी फ़ायदा होता है। इसलिए ये प्रपोज किया गया है कि नंबर ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी को कम किया जाए बाकी गुड्स पे अदर देन टेक्सटाइल्स एंड एग्रीकल्चर, और दो एक्सेप्शन रखे हैं, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर, इनके ऊपर इन्हें छोड़कर बाकी जो भी गुड्स हैं उन पे नंबर ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी 21 से घटाकर 13 करने की बात की गई है। और इस आर्टिकल में सेसेस और सरचार्जेस की भी बात की गई है कि उन्हें भी कम किया जाएगा। सेस और सरचार्ज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होते हैं ये, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आई है इसमें कि ड्यूटी एग्जेम्पशन लाने की बात की गई है। जो भी कैपिटल गुड्स या फिर मशीनरी लिथियम आयन सेल्स को बनाने के लिए यूज़ होती है, ये लिथियम आयन सेल्स जो हैं वो ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, बैटरीज में यूज़ होते हैं। तो उनको प्रमोट करने के लिए कैपिटल गुड्स और जो मशीनरी रिक्वायर्ड होती है उस पे भी ड्यूटी एग्जेम्पशन की बात बजट में की गई है। तो थोड़ा सा लिथियम आयन बैटरीज के बारे में देखेंगे, प्लस सेस एंड सरचार्जेस के बारे में हम यहाँ देखेंगे। सेस क्या होता है? सेस का मतलब है सिंपल टर्म्स में टैक्स ऑन टैक्स, मतलब टैक्स पे ही आप टैक्स लगा रहे हैं तब उसे सेस कहा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जो सेस है इसको केवल एक अप्लाइड पर्पस के लिए, उसी के लिए खर्च किया जाएगा जिस पर्पस के लिए इसको लगाया जा रहा है। मतलब जब भी गवर्नमेंट को सेस लगाना होगा तो इसका नाम होगा, फॉर एग्जांपल एजुकेशन सेस। तो एजुकेशन सेस का मतलब क्या है? एजुकेशन पे ही वो सारा खर्चा जो भी मनी सेस से कलेक्ट होगा वो केवल एजुकेशन पे ही खर्च किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया एजुकेशन सेस, तो इसको केवल और केवल एजुकेशन के लिए ही यूज़ किया जाएगा। दूसरी बात कि ये जो टैक्स है सेस, ये सभी टैक्स पेयर पे इक्वली इम्पोज किया जाएगा। ये जो सेस का टैक्सेस हैं ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चले जाते हैं। और मेनली गवर्नमेंट जो है वो सेस कब लगाती है? जब गवर्नमेंट के पास कोई सफिशिएंट पर्पस होता है और उसके बाद जब वो पर्पस फुलफिल हो जाता है तो इस सेस को हटा दिया जाता है। सेस जो है वो बाकी अदर टैक्सेस से डिफरेंट है, जैसे एक्साइज ड्यूटी और इनकम टैक्स, क्योंकि ये करंट टैक्स के ऊपर लगाया जाता है तो टैक्स ऑन टैक्स हो जाएगा, इसलिए इन दोनों से डिफरेंट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 20% इनकम टैक्स पे 5% एजुकेशन सेस लगाया जा रहा है, दैट मीन्स ओवरऑल टैक्स कितना हो जाएगा? 21%। एजुकेशन सेस, रोड सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, क्लीन एनर्जी सेस, ये सभी कुछ टाइप्स हैं जो अभी करंटली सेस गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जा रहे हैं। सरचार्जेस की बात करें तो सरचार्जेस का मतलब क्या है? जो इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनकी नेट टैक्सेबल सैलरी 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उनके ऊपर 10% सरचार्ज लगाया जाता है। ये सरचार्ज जो है 5% का लगाया जाएगा डोमेस्टिक कॉरपोरेशंस के लिए, अगर उनकी नेट इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ की रेंज में आती है
और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा उनकी इनकम है तो सरचार्ज 10% लगाया जाएगा। और फॉरेन कॉरपोरेशंस पे 2% सरचार्ज लगाया जाता है अगर उनकी नेट इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो। और अगर उनकी इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा जाती है तो सरचार्ज 5% तक इंक्रीज़ किया जाता है। जो ये मार्जिनल रिलीफ है वो डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों कंपनीज को दिया जाता है अगर जो उनकी इनकम 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में आती है तो। सरचार्ज का मतलब क्या है? सरचार्ज गवर्नमेंट किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकती है। इसका कोई स्पेसिफिक पर्पज़ नहीं होता कि गवर्नमेंट को एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करना है। और ये जो सरचार्ज होता है इनकम टैक्स पे लगने वाला, ये गवर्नमेंट की रिवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, इम्पोर्टेंट सोर्स होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि सरचार्ज जो है वो पूरी की पूरी इनकम पे नहीं अप्लाई होता। ये केवल उतनी अमाउंट पे अप्लाई होगा जो कि टैक्सेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब बजट में बात की गई है कि जिसकी इनकम 7 लाख से कम है उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो फॉर एग्जांपल आई एम अर्निंग 10 लैक्स पर एनम, तो वो जो टैक्सेबल इनकम है वो हो गई 3 लाख, तो उसके ऊपर ही सरचार्ज लगेगा, बाकी के 7 लैक्स पे सरचार्ज नहीं लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है पूरी इनकम पे नहीं लगता है टैक्स, केवल जो टैक्सेबल इनकम है सरचार्ज केवल उसी पे लगेगा। ये मनी भी इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड में जाता है जिसको किसी भी पर्पज़ के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। और एक 10% सरचार्ज जो है 30% इनकम टैक्स रेट पे लगे तो वो टोटल बर्डन बन जाता है 33%। सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है सेस और सरचार्ज के बीच में? ये दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं और दोनों ही कलेक्ट और डिपॉजिट किए जाते हैं इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड में। और इन दोनों में से कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं किया जाता। डिफरेंस की बात करें तो सेस का रेट जो है वो फिक्स होता है, लेकिन सरचार्ज का रेट डिफरेंट ब्रैकेट्स में वेरी करता है। अथॉरिटीज़ सेस को सरचार्ज और टोटल टैक्स पे कैलकुलेट करती हैं, लेकिन सरचार्ज को टोटल टैक्सेबल अमाउंट पे ही कैलकुलेट किया जाता है। सेस सभी से लिया जाता है, लेकिन सरचार्ज जो है वो हायर इनकम ब्रैकेट में जो लोग आते हैं केवल उनसे लिया जाता है। सेस को केवल स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, किसी और रीज़न के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन सरचार्ज को गवर्नमेंट किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकती है जैसा गवर्नमेंट को ठीक लगेगा। सेस का एम क्या है कि पब्लिक वेलफेयर को एनहांस करना, लेकिन सरचार्ज का एम क्या है कि जो हाई अर्निंग इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर टैक्स लगाना। आई होप आपको समझ आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब मैंने आपको बताया लिथियम आयन सेल्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिथियम आयन बैटरीज के बारे में, लिथियम आयन बैटरी क्या होती है? एक टाइप की रिचार्जेबल बैटरी, मतलब जिसको बार बार रिचार्ज करके यूज़ किया जा सकता है। लिथियम आयन बैटरीज में एक इंटरकैलेटेड लिथियम कंपाउंड यूज़ होता है इलेक्ट्रोड मटेरियल के तौर पे, जो कि जब बात करें मेटेलिक लिथियम की तो वो होती है नॉन रिचार्जेबल। लेकिन इंटरकैलेटेड लिथियम कंपाउंड क्या होता है कि यहाँ जो मॉलिक्यूल है उसको मटेरियल में लेयर्ड स्ट्रक्चर में लगाया जाता है, वो भी रिवर्सिबल, मतलब उल्टा करके उसको मॉलिक्यूल में ऐसे फिट किया जाता है सो दैट उसको रिचार्जेबल बनाया जा सके। तो लिथियम को इसमें इनकेलेटेड लिथियम कंपाउंड को लिथियम आयन बैटरीज में यूज़ किया जाता है। जो बैटरी होती है इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसकी वजह से आयनिक मूवमेंट होती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में। तो जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं वो लिथियम आयन बैटरी सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। लिथियम आयंस नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं डिस्चार्ज के दौरान, और उस आगे पीछे मूव करते हैं जब उनको चार्ज किया जाता है। इसके एप्लीकेशंस क्या है लिथियम आयन बैटरी के? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, टेलीकम्युनिकेशन, एरोस्पेस और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी की वजह से जो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको भी काफ़ी हेल्प मिली है। ये इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में फेवरेट पावर सोर्स बन गया है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ये चार्ज होने में लेती है और यहाँ फायर कैच करने का भी इशू आ जाता है, तो सेफ्टी इश्यूज यहाँ बढ़ जाते हैं। मैन्युफैक्चर करने में भी काफ़ी एक्सपेंसिव है ये। और जो लिथियम आयन बैटरीज हैं उनको फ़ोन और लैपटॉप के लिए तो सफिशिएंट माना जाता है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो अभी भी इनको वायबल बनाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाया है। इसीलिए लोग अभी भी इंटरनल कंबस्टन इंजन्स को प्रेफर कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं अगेन कहना चाहूँगी, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको इतना सारा कंटेंट इस वीडियो में मिलने वाला है, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगी। तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास क्या है कि जो लैब ग्रोन डायमंड्स हैं उनके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट हमें मिला है नए बजट में, और ड्यूटी भी कम कर दी गई है सो दैट इसके प्रोडक्शन को बूस्ट मिल पाए। तो लैब ग्रोन डायमंड्स क्या होते हैं ये पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसके इंडिजिनियस प्रोडक्शन को एनकरेज करने के लिए एलजीडी सीड्स और मशीन्स, इनके प्रोडक्शन को एनकरेज करने के लिए, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने के लिए हमें ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट मिला है 5 सालों के लिए, सो दैट हम लोग डायमंड जो मार्केट है उसमें अपना होल्ड बना पाएँ। और क्या कहा है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कि बेसिक कस्टम ड्यूटी को कम किया जाएगा ऑन द सीड्स दैट आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज डायमंड्स। मतलब सीड से, कार्बन सीड से ये लैब मेड डायमंड बनते हैं, तो उन सीड्स पे बेसिक कस्टम ड्यूटी रिड्यूस करने की बात की गई है। और क्या मूव किया गया है कि जो ये फिजिकल गोल्ड है उसको जब डिजिटल गोल्ड में कन्वर्ट किया जाता है तो अब कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है, फिजिकल गोल्ड को जब डिजिटल गोल्ड में कन्वर्ट किया जाएगा उस टाइम कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। ये चेंजेस हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा नए बजट में प्रपोज किए गए हैं। तो हमें सबसे पहले लैब ग्रोन डायमंड के बारे में देखेंगे। लैब ग्रोन डायमंड क्या होता है? जिसे ऐसा डायमंड जिसे लैब के अंदर क्रिएट किया जाता है यूजिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी। मतलब ये सेम नेचुरल डायमंड ग्रोइंग प्रोसेस की तरह है लेकिन लैब में रिक्रिएट की जा रही है। रिजल्ट क्या होगा? एक मैन मेड डायमंड हमें मिलेगा जो कि सेम जो अर्थ के सरफेस के नीचे हमें डायमंड मिलता है उसी के जैसा होगा, केमिकली, फिजिकली और ऑप्टिकली, तीनों तरीके से। जो लैब मेड डायमंड है वो एक कार्बन सीड को जब माइक्रोवेव चैम्बर में रखा जाता है उससे डेवलप किया जाता है और उस सीड को सुपर हीट किया जाता है सो दैट वो एक ग्लोइंग प्लाज्मा बॉल बन जाए, और इसकी वजह से ऐसे पार्टिकल्स बनते हैं जो कि कुछ हफ्तों में फिर डायमंड का रूप ले लेते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं डायमंड्स में। तो ये टेक्नोलॉजी के बेस्ड है मैन्युफैक्चरिंग। इसकी वजह से डायरेक्टली क्या फ़ायदा होता है हमें? कैपिटल और लेबर इंटेंसिव फैक्टर्स की कॉस्ट घट जाती है, और लैब ग्रोन डायमंड्स जो हैं वो हमारे जो माइंड डायमंड्स हैं उनसे 30 से 40% तक सस्ते हमें मिल जाते हैं। और ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि ये भी 100% डायमंड ही हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। अब डिफरेंस की बात करें लैब ग्रोन वर्सेस नेचुरल डायमंड में, कंपोजिशन एंड लुक। तो लैब ग्रोन डायमंड्स जो हैं वो कार्बन के बने होते हैं, वही कार्बन जिससे कि नेचुरल डायमंड बने होते हैं। ये डायमंड्स केमिकली और ऑप्टिकली नेचुरल डायमंड्स के जैसे ही होते हैं। सेम शाइन, स्पार्कल और ब्रिलियंस इनके अंदर पाई जाती है, कोई फ़र्क इनमें नहीं होता। प्राइस की बात करें तो लैब ग्रोन डायमंड्स ज़्यादा अफोर्डेबल है नेचुरल डायमंड से। नेचुरल डायमंड्स क्योंकि हमारे नेचर में लिमिटेड है इसलिए इन्हें काफ़ी बिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में, जबकि लैब ग्रोन डायमंड के ऊपर कोई भी सप्लाई कैप नहीं है, हम कितना भी उनको क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही माइनिंग पे ना ही ट्रांसपोर्टेशन पे कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस लगता है, इसलिए जो लैब ग्रोन डायमंड है वो थोड़े से चीपर हो जाते हैं। जब एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट की बात करें तो माइनिंग करने से हमारे एनवायरनमेंट पे भी काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन लैब क्रिएटेड डायमंड से होगा क्या कि एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए हम डायमंड को ग्रो कर सकते हैं लैब में बिना धरती को खोदे हुए। तो इसलिए लैब ग्रोन डायमंड्स ज़्यादा सस्टेनेबल ऑप्शन हो जाते हैं। अब कुछ टाइप्स हैं लैब ग्रोन डायमंड के भी, 2 टाइप के होते हैं। एक तो सीवीडी, केमिकल वेपर डिकम्पोजिशन, दूसरा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। तो इंडिया में स्पेशली ये सीवीडी वाले टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है और इसको प्योरेस्ट टाइप ऑफ डायमंड का सर्टिफिकेट भी दिया जा चुका है। गवर्नमेंट के सपोर्ट की बात करें तो गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई इस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट के थ्रू परमिट कर दिया है, और जब 2019-20 वाला बजट आया था उसमें इस पे जीएसटी रेट को भी रिड्यूस कर दिया गया था 18% से 5% पर। आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है? सिल्वर कॉस्टलियर होने वाला है
क्योंकि गवर्नमेंट ने बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10% रेज कर दिया है। मतलब 10% ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है नहीं, टोटल 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी हो गई है। आपको ध्यान रखना है कि सिल्वर पे बोथ इंडोर एंड सेमी मैन्युफैक्चर्ड फॉर, सो दैट जो सिल्वर के इंपोर्ट्स हैं उनको कम किया जा सके, ऐसा इसलिए किया जा रहा है। तो सिल्वर के बारे में हम पढ़ेंगे। सिल्वर के बारे में पढ़ना, सिल्वर जो मेटल है इसका केमिकल एलिमेंट, इसका केमिकल सिंबल क्या होता है, Ag। एटॉमिक नंबर है इसका 47। ये एक सॉफ्ट वाइट और लस्ट्रस ट्रांजिशन मेटल है। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर चमक होती है। मेटल कैसा है ये, जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी और रिफ्लेक्टिविटी है। ये आपको ध्यान रखना है। ये 1 लाइन का क्वेश्चन काफ़ी सारे स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है कि किस मेटल की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी या फिर रिफ्लेक्टिविटी है, तो वो है मेटल सिल्वर। ये जो सिल्वर है इसको अर्थ के क्रस्ट में प्योर और फ्री एलिमेंटल फॉर्म में पाया जाता है, और गोल्ड के साथ और बाकी अदर मेटल्स के साथ ये एक एलॉय के रूप में भी मिलता है। और मिनरल्स जैसे अर्जेंटाइट और क्लोरागाइराइट, इन सब में भी ये पाया जाता है। जो मेनली सिल्वर है वो कॉपर, गोल्ड, लेड और जिंक की रिफाइनिंग के टाइम पे एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस किया जाता है। सिल्वर को ओर्स के मिक्सचर में माइन किया जाता है दूसरे मेटल्स के साथ, कॉपर, गोल्ड, लेड, जिंक, सल्फर, एंटीमनी, आर्सेनिक या फिर क्लोरीन के साथ। सिल्वर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है 55%, उसके बाद ज्वेलरी में 19%, फिर कॉइन्स एंड मेटल्स में 12%। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसे फंसाया जा सकता है कि सिल्वर का सबसे ज़्यादा यूज़ ज्वेलरी में किया जाता है, लेकिन नहीं, सिल्वर का सबसे ज़्यादा यूज़ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में होता है, क्योंकि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इतनी फेवरेबल होती हैं। वर्ल्ड में बात करें तो मेक्सिको सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्वर का, फॉलोड बाय पेरू एंड चाइना। जो टॉप 10 सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, इस उन्होंने सिल्वर आउटपुट में डिक्लाइन देखा है 10 में से 9 ने। लेकिन एक यूएसए ऐसी कंट्री है जिसमें 2% से डोमेस्टिक सिल्वर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। और इंडिया में सिल्वर प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया में मेनली सिल्वर प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। सिल्वर जो है वो आता है इंपोर्ट से, इसीलिए ये ड्यूटी को एनहांस किया जा रहा है, सो दैट जो सिल्वर का इंपोर्ट है वो हमारी कंट्री में कम हो जाए। और मेनली हमारे यहाँ इलेक्ट्रोसिस और केमिकल मेथड की हेल्प से इसको ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट। स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा सिल्वर और राजस्थान में पाए जाते हैं 87%, फिर झारखंड, फिर आंध्र प्रदेश एंड देन कर्नाटका। इंडिया में कोई नेटिव सिल्वर डिपॉजिट नहीं है, केवल थोड़े से यूनिक डिपॉजिट राजस्थान में देखने को मिलते हैं। जावर माइंस है उदयपुर में, वो कंट्री में लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग माइन अब तक की है। सिल्वर क्यों पॉपुलर हो रहा है इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पे, क्योंकि एक तो ये सस्टेनेबल है। सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा वर्ड है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जब से यूएन ने एक तरह से डिक्लेयर किए हैं तब से सबसे ज़्यादा यूज़ में आ रहा है वर्ड सस्टेनेबिलिटी। तो जो अभी रिसेंट पॉलिसी डेवलपमेंट्स हैं वो इस सिल्वर मेटल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि ये काफ़ी सस्टेनेबल है। ग्रीन टेक्नोलॉजी में भी सिल्वर का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल देखा जा सकता है। सोलर एनर्जी को एक इनएग्जॉस्टिबल ग्रीन एनर्जी माना जाता है, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करने की पावर रखती है, और सोलर एनर्जी हमें पता है कभी ख़त्म नहीं होगी, सन हमेशा रहेगा और इसकी एनर्जी हमें हमेशा मिलती रहेगी। इसलिए सोलर कैपेसिटीज़ लगाने की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है पूरे वर्ल्ड में। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में हमने देखा है कि ट्रेडिशनल कंबशन इंजन व्हीकल्स को हमें रिप्लेस करना है, और वहाँ भी सिल्वर यूज़ किया जाता है। तो सिल्वर का यूज़ आप देख सकते हैं हर जगह किया जा रहा है। सोलर कैपेसिटीज़ में भी जो सोलर पैनल्स लगाने होते हैं वहाँ भी सिल्वर का यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में भी सिल्वर का काफ़ी यूज़ है इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से। ऑटोमोटिव सेक्टर में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड सर्किट बोर्ड्स, रडार, कैमरा सेंसर, यहाँ सिल्वर को यूज़ किया जाता है। और क्योंकि इसकी इतनी सुपीरियर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस में इसको रिप्लेस करना काफ़ी मुश्किल है।
इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो वहाँ इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाता है, क्योंकि ये कन्वेंशनल व्हीकल के कंपैरिजन में सिल्वर के यूज़ से बैटरी पावर्ड व्हीकल काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। जो चार्जिंग स्टेशंस होते हैं, पावर जनरेशन या फिर अदर सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ भी इस मेटल की ज़रूरत पड़ सकती है। जो सोलर सिस्टम है, उनका इंस्टॉलेशन भी सिल्वर को हाई अमाउंट में डिमांड करता है। फोटोवोल्टिक सेक्टर है, वहाँ भी सिल्वर की एनुअल डिमांड अराउंड 100 मिलियन ऑन्सिस तक चली जाती है। तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले 10 सालों में हमें फोटोवोल्टिक इंडस्ट्री के लिए ऑलमोस्ट 185 मिलियन ऑन्सिस सिल्वर की डिमांड रहेगी। तो सिल्वर का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हमारी लाइफ में, हमारे आसपास और सस्टेनेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़रूरी हो गया है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है कि पैन कार्ड को कॉमन आइडेंटिफायर के तौर पे यूज़ किया जाएगा फॉर डिजिटल सिस्टम्स, सो दैट जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। क्या किया जाएगा? इसकी वजह से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में को प्रमोशन मिलेगा और पैन कार्ड को एक कॉमन आइडेंटिफायर के तौर पे सभी गवर्नमेंट स्पेसिफाइड एजेंसीज में यूज़ किया जाएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पेन है ये एक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या है? इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा किसी भी पर्सन, फर्म या एंटिटी को अलॉट किया जाता है। आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इससे भी ज़्यादा। तो देख लेते हैं एक बार पैन के बारे में प्लस विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में। पैन कार्ड मैंने आपको बताया परमानेंट अकाउंट नंबर 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होता है, जिसको सभी टैक्स पेयर्स को असाइन किया जाता है। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर इसको इशू किया जाता है बाय इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और किसके सुपरविजन में किया जाता है? सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। पैन कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसमें उस पर्सन या कंपनी की सभी टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है अगेंस्ट अ सिंगल पैन नंबर। मतलब एक सिंगल पैन नंबर से आप किसी पर्सन या उस कंपनी की पूरी टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अब विवाद से विश्वास जो स्कीम है उसकी बात करते हैं। तो ये डायरेक्ट टैक्स के लिए लाई गई थी 2020 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी पेंडिंग इनकम टैक्स लिटिगेशन है उनको रिड्यूस किया जा सके और गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट किया जा सके और टैक्स पेयर्स को बेनिफिट दिया जा सके। मतलब जो भी पेंडिंग केसेस हैं टैक्स रिलेटेड, डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड, उनको विवाद से विश्वास स्कीम से रिजॉल्व करने की ट्राई की गई। जो स्कीम है उसका एम क्या था कि जो डायरेक्ट टैक्स कैटेगरी के अंदर लिटिगेशन या फिर डिस्प्यूट चल रहे हैं और उनकी वर्थ है 9.32 लाख करोड़, उनको इजीली डिस्पोज ऑफ किया जा सके। तो एंटिटीज जो इस स्कीम के लिए आगे आएंगी उन्हें एक प्री रिक्विजिट टैक्स को पे करना होगा, जिसको भरने के बाद उनके खिलाफ जो भी लिटिगेशन प्रोसेसेस चल रही हैं वो टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बंद कर दी जाएंगी और सभी प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाएंगी। इस स्कीम का सिग्निफिकेंस क्या था कि जो पहले की स्कीम्स थी जैसे कर विवाद समाधान स्कीम जो 1998 में लाई गई थी, या फिर डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम स्कीम जो 2016 में लाई गई थी, उन्होंने इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया था, लेकिन इस स्कीम से अच्छे रिस्पॉन्स की उम्मीद की गई थी। तो ये जो स्कीम है इसने एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया भी। इसकी वजह से अराउंड 97,000 करोड़ के जो टैक्स डिस्प्यूट थे वो सेटल हो गए। अभी तक 5 लाख के अराउंड पेंडिंग केसेस थे, जिसमें से 1,25,000 के करीब इसमें से सेटल हो चुके हैं और ये टोटल केसेस का 24.5% कॉन्स्टिट्यूट करता है। मतलब 1/4 केसेस इस स्कीम के आने के बाद रिजॉल्व हो गए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा, ये तो थी डायरेक्ट टैक्स के लिए। आपको बताना है, अगर आप करंट अफेयर से थोड़ा सा अपडेटेड रहते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स के रिजोल्यूशन के लिए भी एक स्कीम आई थी, गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे मुझे। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा टॉपिक्स इसी में कवर हो रहे हैं कि हमारी गिफ्ट सिटी जो है उसके आईएफएससी में कुछ अमेंडमेंट्स बजट में प्रपोज किए गए हैं, सो दैट इसको थोड़ा सा बूस्ट किया जा सके, चार्ज अप किया जा सके। जो गिफ्ट सिटी है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी,
IFSC का मतलब क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। इसको प्रमोट करने के लिए यहाँ कुछ अमेंडमेंट्स की बात की गई है। इसमें क्या किया जाएगा? अमेंडमेंट्स में कुछ पावर दी जाएंगी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट है उसके अंडर IFSCA को, सो दैट ड्यूअल रेगुलेशन को अवॉइड किया जा सके। IFSC क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। इसको पावर देने की बात की गई है सो दैट ड्यूअल रेगुलेशन को अवॉइड किया जा सके। एक सिंगल विंडो बनाने की बात की गई है, IT सिस्टम बनाने की बात की गई है। वहीं से IFSCA, SEZ अथॉरिटीज, GSTN, RBI, सेबी या फिर IRDAI, इन सभी का जो रजिस्ट्रेशन होना है या फिर अप्रूवल होना है वो इस सिंगल विंडो की हेल्प से किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है, किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, वो सभी एक सिंगल विंडो की हेल्प से किया जाएगा। ऐसा करने की बात की गई है। और एक एग्जीम बैंक की सब्सिडियरी बनाई जाएगी सो दैट कि जो भी गिफ्ट IFSC को ट्रेड रिफाइनेंसिंग के लिए हेल्प करेगी। IFSC एक्ट को अमेंड किया जाएगा स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के लिए, और उसमें आर्बिट्रेशन को, एंसिलरी सर्विसेज को, इन सभी चीज़ों को ऐड करने की भी बात की गई है सो दैट जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट है उसके अंडर ड्यूअल रेगुलेशन को अवॉइड किया जा सके। और जो ऐसी कंट्रीज हैं जो कि डिजिटल कॉन्टिन्यूटी सॉल्यूशन को देख रही हैं उनके लिए डाटा एम्बेसीज भी सेटअप की जाएंगी। आपको ध्यान रखना है, डाटा एम्बेसीज सेटअप करने की बात भी की गई है इस गिफ्ट सिटी में। और जहाँ तक गिफ्ट सिटी की बात है, वहाँ जो IFSC बैंकिंग यूनिट्स हैं जो उन्होंने नॉन रेजिडेंट ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होल्डर को जो भी कंट्रीब्यूट किया है या फिर डिस्ट्रीब्यूट की है इनकम, उसको ODI होल्डर्स के हैंड्स में एग्जेम्प्ट करने की बात की गई है। मतलब ये जो है, ये नॉन रेजिडेंट्स जो हैं वो इन ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो यहाँ इस आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास पढ़ने के लिए। देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो हम देखेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के बारे में, क्यों सेटअप किया गया था, क्या था इसके पीछे ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद हम देखेंगे GSTN के बारे में, फिर हम देखेंगे सेबी के बारे में, और फिर हम देखेंगे IRDAI के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आर्टिकल। देखो सबसे पहले इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, ये जो बनाया गया था इसका काम क्या था कि हमारी जो फाइनेंशियल सर्विसेज और ट्रांजैक्शन जो अभी ऑफशोर हो रही हैं, ऑफशोर मतलब हमारे देश के बाहर जो फाइनेंशियल सेंटर्स हैं उनमें कैरी आउट की जा रही हैं इंडियन कॉरपोरेट एंटिटीज़ और ओवरसीज़ ब्रांचेस के द्वारा, वो अब हमारे यहाँ की जाएंगी। इंडिया में ये फैसिलिटी लाई जाएगी कि यहाँ भी फाइनेंशियल सर्विसेज और ट्रांजैक्शंस की जा सके। इसके लिए एक बिजनेस और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया गया जो कि बाकी इंटरनेशनल लीडिंग फाइनेंशियल सेंटर्स थे उनके जैसा ही था, जैसे लंदन और सिंगापुर में था, ऐसा ही सेटअप हमारे यहाँ प्रोवाइड करवाया गया इन द फॉर्म ऑफ IFSC। और इसका इंटेंशन क्या था कि इंडियन कॉरपोरेट्स को ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स इजीली एक्सेस करवाना और जो भी हमारी यहाँ की फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनकी डेवलपमेंट को प्रमोट करना और कॉम्प्लीमेंट करना। पहला IFSC गुजरात की गिफ्ट सिटी में सेटअप किया गया। सोशो इकोनॉमिक जोन की बात करें तो सोशो इकोनॉमिक जोन नहीं है, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसी टेरिटरी है किसी भी कंट्री में जिसमें कि कोई भी ड्यूटी नहीं लगती, ड्यूटी फ्री होती है, और ये डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस और कमर्शियल लॉज से मतलब वहाँ इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए बनाई जाती है। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इनको इन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए बनाया जाता है, और आज अब इन एरियाज़ को ज़्यादा बेटर वे से एडमिनिस्टर किया जा रहा है। इंडिया में बात करें तो एशिया का फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया गया था 1965 में कांडला गुजरात में, जबकि ये EPZ जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है ये भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह ही होते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने
स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2000 में बनाना स्टार्ट किया था अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, सो दैट जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस थे जो हमें ईपीजेड की सक्सेस में दिख रहे थे, उनको हम पूरी तरह रिड्रेस कर पाएं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट को 2005 में पास किया गया और इसके रूल्स आए 2006 में। और जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2000 से 2006 के बीच में थे वो भी ऑपरेशनल थे। मतलब एक्ट तो 2005 में आया था, लेकिन कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2000 से 2006 के बीच में भी अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑपरेशनल थे। इंडिया की जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो चाइना के मॉडल के ऊपर बेस्ड है, चाइना के मॉडल के साथ रिजेंबल करते हैं। प्रेजेंट डे में 379 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है हमारे यहाँ, जिसमें से 265 ऑपरेशनल है, मतलब चालू हैं, काम कर रहे हैं। 64% जो टोटल स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो 5 स्टेट्स में है। कौन कौन सी? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। ध्यान रखेंगे कि इसमें गुजरात नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि इन 5 स्टेट्स में गुजरात नहीं है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो बोर्ड ऑफ अप्रूवल है वो इसकी एपेक्स बॉडी है, हेड की जाती है सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा। बाबा कल्याणी कमेटी थी, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा सेटअप की गई थी और उसका काम क्या था कि जो हमारे इंडिया की एग्जिस्टिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी है उसको स्टडी करना, और उसने अपनी रिकमेंडेशन नवंबर 2018 में सबमिट की थी। इसको इस ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया गया था कि हमारी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी है उसको WTO के साथ कंपैटिबल करवाया जा सके और हमारे यहाँ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को लाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ की कैपेसिटी को यूटिलाइज किया जा सके और अपने आउटपुट को इंक्रीज किया जा सके। ऑब्जेक्टिव क्या था इस SEZ एक्ट के? इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को डेवलप करना। मेजर इंसेंटिव्स कौन कौन से दिए गए थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को? ड्यूटी फ्री इंपोर्ट और डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट जो था गुड्स का वो, सो दैट डेवलपमेंट ऑपरेशन और यहाँ SEZ यूनिट्स की मेंटेनेंस की जा सके। कौन कौन से एग्जेम्पशन दिए गए? इनकम टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, इन सभी से एग्जेम्पशन इन एरियाज में दिया गया। जो इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के द्वारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की गई थी वो किसी भी मैच्योरिटी रेस्ट्रिक्शन के बिना करवाई गई थी थ्रू रिकॉग्नाइज्ड बैंकिंग चैनल, और सेंट्रल और स्टेट लेवल अप्रूवल के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस रखा गया, ज़्यादा तामझाम यहाँ नहीं रखा गया। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, वो है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसको 2013 में इस्टेब्लिश किया गया। आपको ध्यान रखना है GSTN, नॉट फॉर प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसके अंदर 24.5% इक्विटी है। बाकी जो स्टेट्स हैं जिनमें कि दिल्ली और पुडुचेरी इंक्लूडेड हैं ये 24.5% होल्ड करते हैं। बाकी का जो परसेंटेज है वो नॉन गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ है, वो है 51%। इस कंपनी को सेटअप किया गया था सो दैट IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जा सके हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को, टैक्स पेयर्स को और जो बाकी हैं अदर स्टेक होल्डर्स, सो दैट इजीली GST का इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। मतलब GST के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को, टैक्स पेयर्स को अच्छे से अच्छा IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम इसको दिया गया था। और जब GST आया तो जो GSTN का रेवेन्यू मॉडल था उसमें क्या था, यूज़र चार्ज रखा गया था जो कि स्टेक होल्डर को पे करना होता था जो भी उस सिस्टम को यूज़ करेगा। इसलिए एक सेल्फ सस्टेनिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब आप उसको पे करके उस फैसिलिटी को यूज़ कर रहे हैं तो ये अपने आप अपना खर्चा चला रहा था। दैट मीन्स ये सेल्फ सस्टेनिंग ऑर्गेनाइजेशन थी। कुछ चेंजेस किए गए इसमें। GST काउंसिल ने इस GSTN को एक गवर्नमेंट एंटिटी में कन्वर्ट करने का प्रपोजल दिया क्योंकि करंटली प्राइवेट एंटिटी थी और इसके सारे स्टेक्स प्राइवेट एंटिटी से ले लिए। क्यों किया गया ये चेंज? क्योंकि जो मेनली GST की प्रोसेसेस हैं जैसे रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग,
टैक्सेस की पेमेंट या फिर रिफंड्स की प्रोसेसिंग, ये मेनली जीएसटीएन के द्वारा की जाती थी। इसलिए जीएसटीएन को काफ़ी ज़्यादा बिजनेस एंटिटीज़ का, लैक्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ का डाटा रखना पड़ता था, जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से भी रिलेटेड होता था। तो ये एक स्टेट फंक्शन परफॉर्म कर रही थी। इसका नेचर देखते हुए ये फील किया गया कि इसको एक फुली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी में कन्वर्ट कर देना चाहिए, इसलिए इसको एक गवर्नमेंट कंपनी बना दिया गया। सेबी के बारे में पढ़ेंगे अब। जीएसटीएन के बारे में कंप्लीट हो गया है। सेबी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको अप्रैल 12 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। मतलब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। बेसिक फंक्शन क्या थे इसका कि जो हमारे सिक्योरिटीज में इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट और प्रमोट करना। कैसे आए एग्जिस्टेंस में? सेबी के आने से पहले जो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज थे वो रेगुलेटरी अथॉरिटी थे, और उनकी पावर कहाँ से आती थी? कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट 1947 से। 1988 में सेबी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया और कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। जब स्टार्टिंग में इसको एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया, जब इसके पास कोई भी स्टैट्यूटरी पावर नहीं थी। 1992 में सेबी एक्ट लाया गया, तब इसको ऑटोनोमस भी बनाया गया और इसको स्टैट्यूटरी पावर भी दी गई। हेडक्वार्टर इसके मुंबई में है। रीजनल ऑफिसेज इसके आपको अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में देखने को मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ना कि दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है। सेबी के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक चेयरमैन होंगे, होल टाइम मेंबर होंगे और पार्ट टाइम मेंबर होंगे। सेबी वेरियस कमिटी भी अपॉइंट करती है जब भी किसी भी इशू की बात आती है, इशू पे क्रिटिकल थिंकिंग की बात आती है। एक इसमें सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल भी होता है, जो कि अगर किसी को अपील करनी है तो सेबी के डिसीजन के अगेंस्ट तो वो सेट में कर सकता है। सेट में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं और बाकी 2 मेंबर्स होते हैं। इसके पास उतनी ही पावर होती है जितनी कि किसी सिविल कोर्ट के पास। तो अगर किसी पर्सन को सेट के डिसीजन से भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो वो उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। सेबी की पावर और फंक्शन की बात करें तो सेबी एक क्वासी लेजिस्लेटिव और क्वासी जुडिशियल बॉडी है, जो कि अपने रेगुलेशंस, इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है, रूलिंग्स पास कर सकती है और पेनल्टीज भी लगा सकती है। मतलब इसमें थोड़ी सी लेजिस्लेटिव पावर भी है और थोड़ी सी जुडिशियल पावर भी है। और इसका 3 काम है, 3 फंक्शन को परफॉर्म करना। इशूअर्स के लिए एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करवाना जिससे कि इशूअर्स अपनी फाइनेंस को इंक्रीज कर सके। इन्वेस्टर्स के लिए एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। इंटरमीडियरीज के लिए एक कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल मार्केट प्रोवाइड करवाना। 2014 में सिक्योरिटीज लॉज अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। उसकी वजह से सेबी के पास अब मनी पूलिंग स्कीम को रेगुलेट करने की पावर आ गई। और अगर कोई ऐसे केसेस आते हैं जहां कोई इन लॉज के साथ नॉन कंप्लाई करते हुए पाया जाता है तो उसको अटैच भी सेबी अब कर सकती है। तो सेबी के चेयरमैन के पास ये अथॉरिटी आ गई कि वो सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस कर सकते हैं। सेबी बोर्ड इंफॉर्मेशन भी मांग सकता है किसी से, जैसे कि टेलीफोन कॉल, डाटा रिकॉर्ड्स। और सेबी रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन का काम करती है, वेंचर कैपिटल फंड को ध्यान में रखती है, और जो भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन का काम भी सेबी करती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स। इसका काम क्या है? जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको प्रमोट और रेगुलेट करना और फ्रॉड और अनफेयर प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करना, जो भी सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड है। ये सेबी के बारे में था। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। IRDAI जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को सेव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसको कंट्रोल, एनकरेज और गारंटी IRDAI ही करती है। ये एक ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस इंडस्ट्री को मैनेज और रेगुलेट करने का काम करती है। जो ये IRDAI है इसको पार्लियामेंट के एक्ट IRDAI एक्ट 1999 के सेक्शन 4 के अंडर बनाया गया था। तो मतलब ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाती है। कंपोजिशन की बात करें तो इसको मैंने आपको बताया पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया था। 10 मेंबर इसमें होंगे और ऐसा IRDAI के सेक्शन 4 में ही कहा गया है। 10 मेंबर में एक चेयरमैन होंगे, 5 होल टाइम मेंबर्स होंगे और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे।
सभी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी बड़ा था, आई नो थोड़ा सा टायरिंग है, लेकिन आपको जस्ट सुनना है, आपको चीज़ों को समझना है और अपने अंदर ग्रैस्प कर लेना है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? बजट में टूरिज्म को भी बूस्ट करने की बात की गई है। मिशन मोड टूरिज्म के लिए चलाया जाएगा। यूनिटी मॉल्स को सेटअप किया जाएगा स्टेट के कैपिटल्स में, सो दैट उस स्टेट के हैंडीक्राफ्ट्स और ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको जीआई टैग मिला हुआ है उनको रिप्रेजेंट या फिर उनको एक तरह से शोकेस किया जा सके इन यूनिटी मॉल्स। आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा बात की गई है टूरिज्म के मामले में, देखो अपना इनिशिएटिव, उसको ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए थोड़े से इंसेंटिव्स दिए गए हैं बजट में। जो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम था उसके अंडर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ को बॉर्डर विलेजेस में फैसिलिटेट करवाने की बात की गई है और टूरिज्म को इस टाइप से बूस्ट करने की बात की गई है। लेकिन बजट एलोकेशन जो है टूरिज्म का वो स्टेटिक रहा है, 2400 करोड़ ही दिया गया है। इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस को लेके थोड़े से डिसअपॉइंट है क्योंकि बजट बढ़ाया नहीं गया है। तो कुछ डिमांड्स थी इंडस्ट्री की, टूरिज्म इंडस्ट्री की, जैसे कि टूरिज्म इंडस्ट्री पे जीएसटी का रेशनलाइजेशन किया जाए, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स पे जीएसटी को एग्जेम्प्ट किया जाए और शॉपिंग जो टैक्स रिफंड टूरिस्ट स्कीम के अंडर की जा रही है उसको रिफंड किया जाए। इनमें से कोई भी नहीं मानी गई है, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे देखो अपना देश के बारे में। देखो अपना देश का मतलब क्या है? इंडियंस को अपनी ही कंट्री में ट्रैवल करने के लिए एनकरेज करना। ये पर्व के उत्सव पे कुछ एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की गई पूरी कंट्री में, जैसे कि फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट या फिर सोशल मीडिया का प्रमोशन, टूरिज्म रिलेटेड क्विज, ऐसे ये सभी, और जनरल पब्लिक एंगेजमेंट को माई GOV प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रमोट किया गया। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारी बजट स्पीच 2022 में, मतलब पिछले साल की बजट स्पीच में इसको अनाउंस किया था। और इसका एम क्या था कि जो इंडिया के बॉर्डर एरियाज़ हैं चाइना के साथ, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, एनहांस करना। इसके अंडर एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड थी, वो थी हाउसिंग, टूरिस्ट सेंटर्स, रोड कनेक्टिविटी और रिन्यूएबल एनर्जी को डिसेंट्रलाइज करना, डायरेक्ट टू होम एक्सेस फॉर दूरदर्शन और एजुकेशनल चैनल्स और लिवलीहुड जनरेशन। इस प्रोग्राम में नॉर्दर्न बॉर्डर के विलेजेस को कवर किया जाना था, जहां काफ़ी स्पार्स पॉपुलेशन है, काफ़ी कम और फैली पॉपुलेशन है, लिमिटेड कनेक्टिविटी है, लिमिटेड ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो कि ऐसे विलेजेस जो कि कंट्री के डेवलपमेंट गेन से बचे हुए रह जाते हैं। जो बाकी एग्जिस्टिंग स्कीम्स थी उन सभी को वीवीपी के अंडर कन्वर्ज कर दिया गया, एक ही स्कीम में कन्वर्ट कर दिया गया, और जो नॉर्दर्न बॉर्डर के विलेजेस थे उनको भी इसके अंदर सब्स्यूम कर दिया गया। आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें यही इंपॉर्टेंट था, इतना ही था। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है? कोऑपरेटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। बजट में सभी चीज़ों पे बात की गई है, तो कोऑपरेटिव मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट देने की बात हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने की है। तो यहाँ कैसे क्या किया जाएगा कि 2 लाख पर मेंबर कैश डिपॉजिट की हायर लिमिट रखी गई है, और लोन्स की जो कि कैश में पे किए जाएंगे इन प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। यहाँ लिमिट जो है हायर लिमिट रखी गई है पर मेंबर कैश डिपॉजिट के लिए 2 लाख, और जो भी लोन होंगे कैश में उनके लिए भी 2 लाख। तो यहाँ हम पढ़ेंगे PACS के बारे में। और गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप करने की बात की है, प्राइमरी फिशरी सोसाइटी सेटअप करने की बात की है, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसे पंचायत और विलेजेस में जहाँ अभी तक ये सब मौजूद नहीं है, ये सभी अगले 5 सालों में फैसिलिटेट करने की बात, सेटअप करने की बात इस बजट में की गई है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इस आर्टिकल में क्या है? PACS। तो PACS क्या है? ग्राउंड लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस है जो कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म पे एग्रीकल्चरल लोन्स फार्मर्स को प्रोवाइड करवाते हैं, सो दैट वो वेरियस एग्रीकल्चरल और फार्मिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाएँ।
ये बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे काम करता है, पंचायत और विलेज लेवल पे। पहला प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी 1904 में फॉर्म किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके कि जो लोन्स हैं या फिर जो भी सपोर्टिंग मेंबर की एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए कैपिटल रेज करना, मेंबर से डिपॉजिट कलेक्ट करना सो दैट उन्हें एक सेविंग की हैबिट पड़े, जो एग्रीकल्चर इनपुट है उनकी सप्लाई करवाना मेंबर्स को एट रीजनेबल प्राइसेस, जो लिवलीहुड लिवलीहुड नहीं, जो लाइफ स्टॉक है उनकी इम्प्रूव्ड ब्रीड्स मेंबर को प्रोवाइड करवाना, इरिगेशन को इम्प्रूव करने के लिए नेसेसरी अरेंजमेंट्स करना, और काफ़ी सारी जो वेरियस इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए नेसेसरी इनपुट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, उसको एनकरेज करना। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, जैसे बैंकिंग, ऑन साइट सप्लाईज, मार्केटिंग, प्रोड्यूस और कंज्यूमर गुड्स टारगेटिंग। ये एक मिनी बैंक की तरह काम करती है जो फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है, एग्रीकल्चरल इनपुट्स भी प्रोवाइड करवाती है और कंज्यूमर गुड्स भी। ये सोसाइटीज़ जो हैं वो वेयर हाउसिंग सर्विसेज का भी काम देती हैं फार्मर्स को, अगर उन्हें अपने फूड ग्रेन को प्रिजर्व और स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है तो। PACS 41% किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स को होल्ड करते हैं जो कि पूरी कंट्री में दिए जाते हैं, और 95% जो ये किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स हैं ये PACS के थ्रू ही स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को दिए जाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है कि KYC प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने की बात की गई है, और अगर किसी को भी अपनी डिटेल्स अपडेट करनी है तो डिजी लॉकर को ही वन स्टॉप शॉप बनाने की बात भी कही गई है। तो क्या कहा गया है कि पहले KYC पॉलिसी वन साइज फिट्स ऑल के अप्रोच पे काम कर रही थी, लेकिन अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रिस्क बेस्ड KYC पॉलिसी रखी जाएगी, ये चेंज किया जाएगा, और बिजनेसेस जो हैं वो पेन को यूज़ कर पाएंगे एज अ कॉमन आइडेंटिफायर अपने डिफरेंट गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स पे। इंडिविजुअल्स की बात करें तो वो डिजी लॉकर और आधार जो है वो फाउंडेशनल आइडेंटिटी की तरह काम करेंगे इंडिविजुअल्स के लिए। अभी करंटली क्या हो रहा है कि अगर कोई आधार कार्ड अपना अपडेट करवा रहा है तो उसका जो एड्रेस है, सपोज एग्जांपल किसी ने अपना एड्रेस आधार कार्ड में अपडेट करवाया, तो अभी क्या हो रहा है इनकम टैक्स पोर्टल पे मतलब पैन कार्ड में उसका एड्रेस अपडेट नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ जब इनको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, डिजी लॉकर को वन स्टॉप शॉप बना दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा कि केवल आपको आधार में अपडेट करना है तो हर जगह आपका डाटा अपडेट हो जाएगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट आपको जाके अलग अलग जगहों पे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस आर्टिकल में KYC और डिजी लॉकर के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। KYC का मतलब क्या होता है? नो योर कस्टमर, मैंने आपको बताया ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कस्टमर है उनकी आइडेंटिटी और एड्रेस को उसके बारे में इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हैं। जो ये प्रोसेस है इसकी वजह से ये इंश्योर किया जाता है कि बैंक की सर्विसेज को कोई मिसयूज़ नहीं कर रहा है। KYC प्रोसीजर बैंक के द्वारा कंप्लीट किया जाता है जब अकाउंट खोला जाता है। जो बैंक और फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं इन्हें अपने कस्टमर की KYC डिटेल्स टाइम टू टाइम अपडेट करनी होती है। डिजी लॉकर की बात करें तो मीटी का एक फ्लैग इनिशिएटिव था अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। गवर्नमेंट का एफर्ट था कि जो डॉक्यूमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है उसको क्रिएट किया जाए, उसको इजीली वेरीफाइड और एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में स्टोर किया जाए। तो यूज़र्स जो हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स को जैसे इंश्योरेंस, मेडिकल रिपोर्ट, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मैरिज सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उनको डिजिटल फॉर्मेट में रख सकते हैं इन डिजी लॉकर। और ये जो लॉकर है ये इंडिविजुअल्स के द्वारा उनके मोबाइल नंबर की हेल्प से एक्सेस किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी कंपनी जैसे गूगल और ड्रॉप बॉक्स ये अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए यूज़र्स को स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करवाती हैं, और ई डॉक्यूमेंट्स के अलावा डिजी लॉकर में एक URI लिंक को भी स्टोर करने की बात की गई है जो वेरियस इशूअर डिपार्टमेंट इशू करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? फेज़ 3 ऑफ ई कोर्ट, उसके लिए 7,000 करोड़ के एलोकेशन की बात की जा रही है जिससे कि हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इम्प्रूव होगा। ये जो वेरियस इनिशिएटिव है जैसे डिजिटल एंड पेपरलेस कोर्ट्स,
इनका एम क्या है कि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उनको डिजिटल फॉर्मेट में लाना कोर्ट में, वहाँ पेपर का लिमिटेड यूज़ करना, और जो भी ऑनलाइन जो भी केसेस हैं उनको स्पीडी डिस्पोज ऑफ करना। ऑनलाइन कोर्ट होगा तो उसमें क्या होगा, एक मिनट, लिटिगेंट्स और लॉयर्स की प्रेजेंस भी ख़त्म हो जाएगी, वहाँ लॉयर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑनलाइन कोर्ट में। और वर्चुअल कोर्ट्स का जो स्कोप है वो एक्सपेंड करना। तो यहाँ ई कोर्ट्स में क्या किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाएगा, और उसी की हेल्प से डाटा एनालिसिस किया जाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो पेंडिंग केसेस हैं वो कम होंगे और अंडरस्टैंडिंग लिटिगेशन पैटर्न्स बन पाएंगे। तो ई कोर्ट के बारे में हम अगर बात करें तो ई कोर्ट प्रोजेक्ट जो है वो नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन इंडियन जुडिशरी 2005, इसके बेसिस पे लाया गया। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आता है, जिसमें कि आईसीटी इनेबल कोर्ट की बात की जा रही है। तो ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा मॉनिटर भी किया जा रहा है और फंड भी। ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आते हैं, और सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को ई कोर्ट बनाने की बात की जा रही है। इस प्रोजेक्ट में क्या कहा गया है कि सभी को इस ई कोर्ट प्रोजेक्ट लिटिगेंट चार्टर के अंडर सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज एक एफिशिएंट और टाइम बाउंड तरीके में मिलेंगी। एफिशिएंट मतलब एफिशिएंटली, और टाइम बाउंड मतलब एक प्रॉपर लिमिटेड टाइम में। ऐसा नहीं है कि महीनों लग रहे हैं, सालों लग रहे हैं, एक टाइम बाउंड मैनर में केसेस को रिजॉल्व किया जाएगा। और कोर्ट्स में जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है उसको इंस्टॉल और इम्प्लीमेंट करना, ट्रांसपेरेंसी को प्रोवाइड करवाना स्टेक होल्डर्स को, जुडिशियल प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना, सो दैट जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है इसको अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, कॉस्ट इफेक्टिव, प्रिडिक्टेबल, रिलायबल और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है कि जो माइनॉरिटी स्कीम्स हैं उनके लिए फंड 38% इस बजट में कम कर दिया गया है पिछले ईयर के कंपैरिजन में। तो इस आर्टिकल में हमारे पास बात आई है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक एमिनिटीज़ को डेवलप करना इन आइडेंटिफाइड माइनॉरिटी कंसंट्रेशन एरियाज जहाँ माइनॉरिटीज़ रहती हैं, सो दैट उन लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके और इम्बैलेंसेस को कम किया जा सके। और डिटेल में देख लेते हैं स्कीम प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। ये जो पुरानी स्कीम थी मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसी को रिस्ट्रक्चर और रीनेम किया गया 2018 में इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और नया नाम क्या रखा गया, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। इसका काम क्या था कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको बेटर सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना। स्पेशल फोकस जो था इसके फंड्स के ऊपर दिया गया। 80% जो रिसोर्सेज थे इसके, उनको एजुकेशन, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट में लगाया गया। 33 to 40% रिसोर्सेज को स्पेशली वीमेन सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए एलोकेट किया गया। बेनिफिशरीज कौन कौन थे इस स्कीम के, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो हमारे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 में अंडर सेक्शन 2C के अंडर माइनॉरिटी कम्युनिटी की डेफिनेशन में आती है, उन सभी कम्युनिटीज़ को इसके अंदर कवर किया गया। एट प्रेजेंट 6 कम्युनिटीज़ इसके अंडर आती हैं जिनको माइनॉरिटी कम्युनिटी माना जाता है, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट एंड जोरोएस्ट्रियंस और जैन्स। ये इन सभी को इसके अंदर इंक्लूड किया गया। आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें इतना ही था। नेक्स्ट आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, मैकेनाइज्ड सीवर क्लीनिंग की बात की गई है, और सेंटर ने कहा है कि हमें 100% मैकेनाइज्ड सीवर क्लीनिंग पे स्विच करना है। और इसमें बात आई है नमस्ते स्कीम की, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। और ये कहा गया है कि हमें मैन होल से मशीन होल मॉडल पे ट्रांजिशन करना है, और हमारा मेन फोकस कहाँ रहेगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ ड्राई एंड वेट वेस्ट। ये जो नमस्ते स्कीम थी ये लास्ट ईयर लॉन्च की गई थी, जिसने जो भी मैनुअल स्कैवेंजर के लिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स थी उन सभी को सबस्यूम कर लिया था। तो नमस्ते स्कीम के बारे में पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
ये जो नमस्ते स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इनिशिएट की थी, along with Ministry of Social Justice and Empowerment and Ministry of Housing and Urban Affairs। और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सारा का सारा पैसा सेंटर इसके लिए देगी, स्टेट का कोई शेयर इसमें नहीं होगा पैसे देने में। जो नमस्ते स्कीम है, इसमें सैनिटेशन वर्कर्स की सेफ्टी और डिग्निटी की बात की गई है। एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की बात की गई है जहां सैनिटेशन वर्कर को जो सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस के की कंट्रीब्यूटर के रूप में देखा जाए, मतलब उनकी रिस्पेक्ट की जाए, उनके काम की रिस्पेक्ट की जाए। इस स्कीम को 4 सालों के लिए अप्रूव किया गया था, 22-23 से लेकर 25-26 तक। सिग्निफिकेंस क्या था इस स्कीम का? इस स्कीम की वजह से सैनिटेशन वर्कर्स जो हैं उनको एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिल पाएगा, उनकी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी बढ़ पाएगी, और क्योंकि उनको अच्छी मशीन्स और गियर के ऊपर एक्सेस मिल पाएगा, उनकी लाइफ भी सेव यहाँ हो जाती है। नमस्ते का एम क्या था कि अल्टरनेटिव लिवलीहुड सपोर्ट प्रोवाइड करवाना और सैनिटेशन वर्कर्स की वल्नरेबिलिटीज को रिड्यूस करना, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इनको एक्सेस करवाना, स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इनको इनेबल करवाना, और जो इनका इंटरजनरेशनल ट्रेंड चल रहा है कि इन्हें केवल सैनिटेशन वर्क करना है उसको ब्रेक करना। नमस्ते एक बिहेवियर चेंज की भी उम्मीद कर रहा है सिटीजन्स के अंदर कि वो सैनिटेशन वर्कर्स के खिलाफ अपना नज़रिया बदलें, और इनके लिए सेफ सैनिटेशन सर्विसेज की डिमांड भी नमस्ते स्कीम करती है। ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके कि सैनिटेशन वर्क करते टाइम इंडिया में कोई किसी भी जो वर्कर है उसकी मौत ना हो, सभी जो सैनिटेशन काम है वो स्किल्ड वर्कर्स के द्वारा ही किया जाए, और जो कोई भी सैनिटेशन वर्कर है वो ह्यूमन फीकल मैटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं। और क्या है इसका? सैनिटेशन वर्कर्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप में कलेक्टिव किया गया है सो दैट वो सैनिटेशन इंटरप्राइजेस को चला सके। सभी सीवर एंड सेप्टिक टैंक सैनिटेशन वर्कर्स जो हैं उनको अल्टरनेट लिवलीहुड प्रोवाइड करवाए गए हैं। स्ट्रेंथ जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उनको ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया है, सुपरवाइजरी स्ट्रेंथन की गई है सो दैट सेफ सैनिटेशन वर्क हर जगह किया जा सके। अवेयरनेस इंक्रीज करने की बात की गई है सैनिटेशन सर्विस सीकर्स में और स्किल्ड सैनिटेशन वर्कर्स में। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इनिशियली इसमें 500 सिटीज़ जो कि अमृत सिटीज़ हैं उनमें ये नमस्ते स्कीम को लॉन्च किया गया। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है? बजट में ग्रीन एनर्जी पे भी बात की गई और ग्रीन एनर्जी के लिए काफ़ी थ्रस्ट प्लांट रखा गया है। तो इस आर्टिकल में ऑल्दो हमारे लिए एक मिनट